मैंने डाल दिया नहीं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हमने कर दी, रिजल्ट हमारे पास यहाँ तक आया। इसको हमने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या है कि डेरिवेटिव के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। इस वक्त डेरिवेटिव के साथ -1/3 आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन को आप -1/3 के साथ डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से du/dx -3u इज इक्वल टू -3x आ जाएगा। नाउ दिस इक्वेशन इज इन लीनियर फॉर्म। लीनियर किस में होना चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल में इक्वेशन को लीनियर होना चाहिए, मतलब कि u में लीनियर होना चाहिए। और इस चीज़ का मतलब क्या है कि ना तो डेरिवेटिव की कोई पावर हो और ना ही u की कोई और पावर इस सवाल के अंदर इन्वॉल्व हो रही हो। ठीक है, इक्वेशन रिड्यूस हो गई इनटू लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म में रिड्यूस हो गई, तो अब आपने देखना है कि उसको सॉल्व करने का क्या मेथड था। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड था कि हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास कैसे आता है कि जो u के साथ टर्म है, u के साथ हमारे पास कौन सी टर्म है? u के साथ है हमारे पास -3। ठीक है, ये हमारे पास -3 u के साथ वाली जो टर्म उसको आप नाम देंगे किसका? px का। ठीक है, ये हमारे पास x वाली टर्म है। ये जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कौन सी थी? dy/dx। ठीक, dy/dx वेरिएबल इस वक्त हमारे पास u आया हुआ है। dy/dx प्लस px फंक्शन है एक x का, साथ में इधर y आता है, इज इक्वल टू f(x). ठीक, अब इसके साथ इस इक्वेशन को कंपेयर कर लें, तो जो इस वक्त u है, y की जगह u है, ये कंडीशन है। साथ में ये है कि जो यहाँ पर हमारे पास u के साथ टर्म है वो कौन सी है? वो px है। px इज इक्वल टू -3। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? एक्सपोनेंशियल की पावर में आप px को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर में px को इंटीग्रेट करना है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। e आ जाएगा -3 dx, -3 की इंटीग्रेशन की तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? -3x। ठीक है, -3 की इंटीग्रेशन से -3x रिजल्ट आया, e की पावर -3x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हमारे पास आ गया तो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये हम मेथड पहले पढ़ चुके हैं। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखेंगे आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। ये लेफ्ट हैंड साइड लाजमी तौर पर डेरिवेटिव होता है किन दो टर्म्स का? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का और डिपेंडेंट वेरिएबल का। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? u। ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लाजमी तौर पर डेरिवेटिव होता है दो चीज़ों का। कौन कौन सी? एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और दूसरा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e -3x और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? u। हमने इसको लिख लिया। राइट साइड पर हमारे पास आ रहा है -3x e पावर -3x। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिया, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास यही रिजल्ट रह जाएगा e पावर मैम माइनस। इस टाइम की समझ नहीं आई। जी क्या? ये आपने जो डेरिवेटिव लिखा है ये समझ नहीं आई, कहाँ से आए? ये वाला डेरिवेटिव d/dx। यस मैम। यस, नहीं समझ आएगी जब तक पढ़ के नहीं आओगे पीछे हैं। ये देखें, ये हमने लीनियर की फॉर्म पढ़ी थी, उसमें क्या था कि जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जो ऊपर इक्वेशन आ रही थी, ऊपर हमारे पास इक्वेशन कौन सी थी? इक्वेशन नंबर 2 थी या 3 थी? ठीक है, जो भी आपके पास लीनियर की इक्वेशन है उसके साथ जब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ये लाजमी तौर पर दो चीज़ों का प्रोडक्ट होती है और उसका डेरिवेटिव। कौन सी दो चीज़ें? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करके देखने की ज़रूरत भी नहीं है, लाजमी तौर पर ये बात होगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर और साथ में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? इस वक्त हमारे पास u है। इन दोनों चीज़ों का ये डेरिवेटिव होती है। ठीक है, d/dx ऑफ
इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा है हमारे पास? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e पावर माइनस 3x, ठीक, e पावर माइनस 3x, साथ में क्या है u, ठीक। तो ये देखें, आप इसको बेशक सॉल्व करके देख लें, ये डेरिवेटिव इस वक्त ओपन हुआ हुआ है, आपने इसको क्लोज कर दिया है, ठीक है। मतलब कि आप अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो यही रिजल्ट आपके पास आ रहा होगा। इसके ऊपर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाने से आपके पास यही वाला रिजल्ट आ रहा होगा। इस वक्त डेरिवेटिव ओपन हुआ हुआ है, आपने इसको क्लोज कर देना है। तो क्लोज करने का यही मेथड है। लीनियर इक्वेशन को जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड आती है ये लाजमी तौर पर एक डेरिवेटिव होता है किन दो चीज़ों का? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का और साथ में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक। ये दो चीज़ें हमने लिख ली। ओके। अब हमने इसका क्या करना है? इंटीग्रल ले लेना है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है, आपके पास सिर्फ e पावर माइनस 3x u आ जाएगा। यहाँ पर राइट साइड पर इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बाय पार्ट्स, क्योंकि इसमें x भी आ रहा है और e की पावर माइनस 3x भी आ रहा है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दी, ठीक। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के बाद आपके पास यहाँ तक रिजल्ट आ गया। आप u लिखें, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, e पावर माइनस 3x को दूसरी तरफ ले जाएं, तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन c के साथ e पावर 3x आ जाएगा। यहाँ पर पावर माइनस 3x थी, दूसरी तरफ जाकर पावर कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। लेकिन u किसके बराबर हमने लिया हुआ है? u हमने बराबर ले लिया है y, लिया हुआ था y पावर माइनस 3 के, u की जगह y पावर माइनस 3 लिख लिया, x प्लस 1/3 प्लस c e पावर 3x, y की वैल्यू आ जाएगी, ये पावर माइनस 3 है, दूसरी तरफ इसे शिफ्ट कर देंगे तो पावर 3 बन जाएगी। सवाल नंबर 22 थी, बर्नौली इक्वेशन का ही है, लेकिन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। सवाल बाकी सारा बर्नौली इक्वेशन ही की टाइप है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी है? 4। अब आप देखें कि क्या ये बर्नौली इक्वेशन बन भी रही है या नहीं बन रही, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन की क्या ये टाइप बन रही है या नहीं बन रही, क्योंकि उसमें हमारे पास था कि आपके पास किस तरह की फॉर्म हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई पावर n। अब y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि आपकी ये जो कंडीशंस हैं ये किसके ऊपर हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर है या इंडिपेंडेंट के ऊपर है? तो लीनियर की जो कंडीशन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर है। क्या कंडीशन है? कि ना तो y की कोई पावर आ रही हो और ना ही y का जो डेरिवेटिव है उसकी कोई पावर आ रही हो। बर्नौली भी उसी का एक अगली स्टेज आ रही है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास लीनियर की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, राइट साइड पर यह है कि फंक्शन के साथ y की कोई पावर इन्वॉल्व हो रही है। अब y की पावर कितनी आ रही है? 1/2 dy बाई डी एक्स प्लस y पावर 3/2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पर y की पावर कितनी होनी चाहिए थी? 1 होनी चाहिए थी, ठीक है। y की पावर 1 जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ आप कंपेयर करें, होना ये चाहिए था कि dy बाई डी एक्स हो, ठीक है। dy बाई डी एक्स यहाँ पर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए डेरिवेटिव के साथ, प्लस कंडीशन थी पी एक्स वाई और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और y की पावर n, y पावर n। सवाल है y पावर 1/2 dy बाई डी एक्स, यहाँ पर dy बाई डी एक्स के साथ कोफिशिएंट y पावर 1/2 आ गया। y के साथ हमारे पास px था, लेकिन y के साथ था यहाँ पर y की पावर 3/2 है, इक्वल्स टू 1, y की यहाँ पर कोई पावर नहीं है। इसका मतलब है कि सवाल में एक स्टेप हुआ हुआ है, वो स्टेप क्या है? यहाँ पर जो y की पावर n थी जो हमने लास्ट सवाल में किया था उसके साथ हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया था, तो ये काम पहले से हुआ हुआ है, ठीक है। y पावर n के साथ हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया था, इस वक्त ये काम पहले से हुआ हुआ है।
कि y की जो भी पावर थी उसके साथ इसको हमने डिवाइड कर दिया हुआ है। तो हम लेट करेंगे यहीं से कि y बराबर है किसके 3/2 के। ठीक है, y 3/2 के बराबर है। जो यहाँ पर y की पावर आ रही है पिछले सवाल के साथ इसको कंपेयर करें, उसमें भी हमने ये किया था कि यहाँ पर जो px के साथ y की पावर आ रही थी उसको हमने u के बराबर ले लिया था। y बराबर है 3/2, सॉरी u बराबर है y पावर 3/2, देन dy बाई डी एक्स 3/2 y पावर 1/2। जब आप इसको बराबर ले लेंगे u के, तो आपके पास जो du बाई डी एक्स आ रहा होगा उसमें y की पावर वही आ रही होगी जो dy बाई डी एक्स के साथ है, वो पावर कितनी है 1/2। ठीक है, डेरिवेटिव ले लिया, आगे काम वही है जो अभी हमने कर लिया है। ठीक, इनिशियल कंडीशन भी लगाई हुई है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम 23 to 30। सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन। 1 माइनस एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है। ठीक है, आपने देखना है कि क्या ऐसी कोई टर्म आ रही है कि हम उसको कॉमन ले सकें। दोनों इक्वेशंस के अंदर ऐसी कोई टर्म्स आ रही हैं जिनको हम किसी नए वेरिएबल का नाम दे सकें। जैसे कि यहाँ से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो x प्लस वाई, और यहाँ पर भी x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई एक ऐसी टर्म है जिसको हम एक नया वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। इक्वेशन इस वक्त हमारे पास ये बर्नौली की टाइप नहीं है क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई की फॉर्म आ रही है, ये बाकी किसी और टर्म से मैच नहीं करेगी। आप इसको चेक कर लें, हो सकता है ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाए। इस वक्त जो बर्नौली हमने पढ़ा है और होमोजीनियस पढ़ा है उनमें से ये दोनों में से कोई टाइप नहीं होगी। लेकिन आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर x प्लस वाई इधर भी इन्वॉल्व हो रहा है और x प्लस वाई इधर भी इन्वॉल्व हो रहा है। अगर ऐसा हो कि एक टर्म मतलब कि x प्लस वाई कोई टर्म ऐसी हो जो एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही हो, ठीक है, x प्लस वाई, तो आप उसको एक नए वेरिएबल का नाम दे दें। x प्लस वाई इक्वल्स टू यू हमने ले लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो साथ में हमें क्या करना होता है, उसका डेरिवेटिव भी साथ ही ले लेना है। x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स। या हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, du बाई डी एक्स। 1 इधर प्लस हो रहा था, यहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा। इस सब्स्टिट्यूशन के साथ इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, dy बाई डी एक्स की जगह du बाई डी एक्स माइनस 1 आ गया। 1 माइनस एक्स प्लस वाई की जगह u आ गया, x प्लस वाई की जगह u आ गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। डी यू बाई डी एक्स 1 माइनस यू ओवर यू, माइनस 1 था इधर जाके प्लस का 1 हो गया। आपने एलसीएम लिया, 1 माइनस यू प्लस यू, यू से कैंसिल हो गया, 1 ओवर यू। इक्वेशन किसमें रिड्यूस हो गई, इक्वेशन रिड्यूस हो गई इनसेपरेबल फॉर्म। ठीक है, u डी यू इज इक्वल टू डी एक्स। यहाँ से कंडीशन आई कि u डी यू डी एक्स, हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, यू स्क्वायर ओवर 2 बराबर हो जाएगा x प्लस सी के। यू स्क्वायर की वैल्यू 2x प्लस सी आ गया, u इज इक्वल टू x प्लस सी। लेकिन u की वैल्यू किसके बराबर थी, u हमने बराबर लिया हुआ था x प्लस वाई के, इसकी जगह भी x प्लस वाई लिखा, 2 आ गया, x प्लस सी आ गया। इसका मतलब है कि ये जो हमने अभी सवाल किया, ठीक है, इक्वेशन सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, ठीक, लेकिन हम इसको सेपरेबल फॉर्म बना सकते हैं। ऐसे इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा है जो सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इसको सब्स्टिट्यूशन के साथ सेपरेबल बना सकते हैं। आप देखें कि आपके सवाल में कोई ऐसी टर्म मौजूद हो जो एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही हो, ठीक है, तो फिर आप उस पर सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। x प्लस वाई ऊपर भी है, x प्लस वाई डिनोमिनेटर में भी है, तो आप इसको x प्लस वाई को एक नए वेरिएबल u का नाम दे दें। इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी इन सेपरेबल फॉर्म। क्लियर है ये बात, ठीक है, इसको बर्नौली से या किसी और से ना करें। ये 2.5 जो है ये हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं।
इसी तरह से ये देखें कि 3x प्लस 2y यहाँ पर भी आ रहा है, 3x प्लस 2y इधर भी है, एक टर्म का यहाँ पर इजाफा है। तो आप 3x प्लस 2y को नए वेरिएबल u के बराबर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से du बाई डी एक्स हम कैलकुलेट करेंगे, 3 प्लस 2 dy बाई डी एक्स आ जाएगा। आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो इधर से बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करें और dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें। लेफ्ट हैंड साइड पर हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, राइट साइड पर हम 3x प्लस 2y की जगह u पुट कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा u और डिनोमिनेटर में आ जाएगा u प्लस 2। ठीक है, अब आपने du बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, जब ये फाइंड हो गई तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी किसमें, इनसेपरेबल फॉर्म। हम वो टाइप पढ़ रहे हैं कि इक्वेशन सेपरेबल नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने से इक्वेशन सेपरेबल बन जाएगी। इसकी आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि आपने इसको सेपरेबल बनाना है, वो मैंने आपको बता दिया कि एक ही टर्म 3x प्लस 2y 2 दफ़ा आ रही है। जब ये 2 दफ़ा आ रही हो तो फिर आप उस पर सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन कर दी, आपकी फॉर्म सवाल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इन सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, सेपरेबल फॉर्म में जब आ गया, आखिर में आपने फिर जहाँ पर यू आ रहा होगा उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे 3x प्लस 2y की। और अगर इनिशियल कंडीशन लगी हुई है तो कांस्टेंट की वैल्यू भी आ सकती है। इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है कि y माइनस वन इज इक्वल टू -1 है, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। कांस्टेंट की वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर ए में तो पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। आज हमने कौन कौन से मेथड पढ़े, एक दफ़ा रिवीजन करें। एक हमने पढ़ा होमोजीनियस। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई करना है इक्वेशन अगर होमोजीनियस है तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन दो तरह से थी, दोनों में से कोई सी भी आप कर सकते हैं। दूसरी हमने टाइप पढ़ी बर्नौली की, उसमें भी सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये जितने भी आज हमने टाइप्स किए हैं वो सब्स्टिट्यूशन के साथ हैं। बर्नौली आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले, y की पावर n है, y की पावर n से आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। ठीक है, जो आपके पास टर्म आ रही है इन द फॉर्म y की पावर 1 माइनस n की, तो उस पर आपने सब्स्टिट्यूशन लगा देनी है। ठीक है, वो टर्म px के साथ होगी। नेक्स्ट हमने टाइप अच्छा बर्नौली को जब आप सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगी इन लीनियर फॉर्म। ठीक है, लीनियर फॉर्म में रिड्यूस हो गई तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उसको सॉल्व कर लेंगे। एक और हमने सब्स्टिट्यूशन की है, वो कौन सी सब्स्टिट्यूशन है कि इक्वेशन सेपरेबल नहीं है लेकिन आप उसको सेपरेबल फॉर्म में बना सकते हैं। उसके आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान है। ठीक है, आपके पास एक ही टर्म दो या दो से ज़्यादा दफ़ा इन्वॉल्व हो रही होगी तो वो टर्म जो एक से ज़्यादा दफ़ा इन्वॉल्व हो रही है उसको आप नए वेरिएबल का नाम दे दें। लेकिन जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपने नए वेरिएबल का डेरिवेटिव ज़रूर लेना होता है। ठीक है, ज़रा पढ़ के आइएगा कल। अब टाइम ख़त्म है, कुछ पूछना हो। 3 मेथड आज हमने किए हैं, कुछ नहीं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।